बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब क्या सब संभावनाएं हैं और इसे विकास से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस मुद्दे पर हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मशहूर शिक्षाविद, पूर्व वीसी और थर्मल वैज्ञानिक प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा हैं। सर, क्या लग रहा है, अब सरकारें बन गई है और खासकर कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार फिर से है, तो क्या सब विकास की उम्मीद है? देखिए, अभी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर बात चल रही है। किस तरह से कार्यान्वयन किया जाए, उसका अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ लें और आधारभूत संरचनाओं को किस तरीके से हम विकसित करें। प्रयोगशालाओं में और पुस्तकालयों में जो ग्रांट पहले मिलता था, एक बार 2018-19 में कॉलेजों को दिया गया, उसके बाद उसे फिर से किस तरीके से चालू करें ताकि प्रयोगशालाएं सक्रिय हों और जीवंत हों। तो ये सारी बातें हैं। उसके साथ साथ अगर शिक्षा में सही विकास होता है, अध्यापन में सही विकास होता है, तो वह किसी उस क्षेत्र या समाज या कहिए कि प्रांत में हमारे वो विकास का नया रास्ता भी दिखाता है। हम उदाहरण देते हैं, 4-5 प्रयोग किए गए पटना विश्वविद्यालय में मेरे कार्यकाल में। वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने आरंभ करना चाहा वो एक कोर्स, 2 साल का कोर्स, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। उसमें बिहार कैडर के जो दिल्ली में शीर्ष पदों पर थे, शीर्ष पदों पर, उसमें 3 लोगों से बात भी हुई और वो 5 लोग तैयार हो जाते और यहाँ सिलेबस बनाते और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है। अभी क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो क्राइम, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर से मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, क्राइम में जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म किस तरीके से लाया जाए, एक बड़ी समस्या है। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बिना ये पूरी तरह नहीं हो पाता है। एक अभयानंद जी के समय में कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम लोग बढ़े थे, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी और करने, तो उसमें एक कोर्स हम लोग चाहे थे कि यहाँ पर इस तरीके से डिग्री कोर्स हो जिसमें फोरेंसिक साइंस भी हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, और स्कॉटलैंड के भी लोग यहाँ आए पटना में पढ़ने के लिए। फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई हो रही है और बाद में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात में भी आ गया। और हमारे यहाँ अभी उस स्तर पर अभी सोच की ज़रूरत है जिसमें हम ट्रेनिंग उस तरह के पर्सनल ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी हम लोग उसका भी रास्ता हम बढ़ा सकते हैं। एफएसएल वर्क के लिए भी हेल्प मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। मैं समझता हूं कि वो अच्छा होगा। उसी तरह एक दूसरा, आगे मामला बढ़ नहीं सका, वो पटना विश्वविद्यालय में ही सीमित रह गया, आगे बढ़ नहीं सका, तब तक हम लोग का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसी तरीके से एक मैं देना चाहूँगा कि जो खाने के खाद्य पदार्थों में मिलावट की जो गुणवत्ता, FSSAI अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जाँच की सुविधाएँ हमारे यहाँ नहीं है कि जिस तरीके से पैथोलॉजी लैब में किसी जगह जाकर सैंपल दे आए और उसकी मान्यता हो। तो एक कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया था, फूड सेफ्टी एक्ट, मतलब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, फूड एंड ड्रग सेफ्टी मैनेजमेंट का। तो वो उसमें क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, तो वो क्वालिटी सेफ्टी में क्या होगा कि अगर मामूली HPLC से लेकर के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और भी कई तरीके के उपकरण आजकल निकल गए हैं, विधियां निकल गई हैं, ऑटोमेटिक इस तरीके से निकल गए हैं कि जिस तरीके से पैथोलॉजी लैब में हम जाते हैं उस तरीके से अगर उस तरह का लैब रहे तो वहाँ पर उसकी मान्यता भी, उसके रिपोर्ट की मान्यता कोर्ट में भी होगी। और यह तभी संभव था जब ट्रेंड और पूरी तरह प्रशिक्षित मैन पावर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण हो। इसके लिए कोर्स डिजाइन किया जा रहा था। अब मामला आगे नहीं बढ़ सका। मुंगेर में भी हम लोगों ने ये किया था, लेकिन कोविड के समय में पोस्ट सैंक्शन होने में विलंब हुआ, जिसके कारण लागू नहीं हो सका। अभी हमारा सवाल है कि होली हो, दिवाली हो या कोई त्यौहार हो, तो मिठाई दुकानों में भी देखा जाता है कि छापेमारी तो होती है, लेकिन सैंपल कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट कब आती है ये पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि फूड सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं है बिहार में, या कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च नहीं किए जाने की वजह से लोगों में जागरूकता की कमी है, या लग रहा है कि आपको इक्विपमेंट की भी कमी है जो सबसे बड़ी वजह आप मान रहे हैं? मैं समझता हूँ दोनों बात है। फूड को अवेयरनेस की कमी है कि क्या मिलावट स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहीं है, खाने में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस की कमी है। और जिस तरीके से बाहर खाने की आदत बढ़ी है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, एक तो ये मामला है। और चूंकि तेल को गर्म करने पर किस तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इस पर मेरा शोध है। कुछ विद्यार्थी PhD भी किए हैं इसमें मेरे साथ। विदेश में एक लड़का जोहान्सबर्ग में प्रोफेसर है अभी, PhD यहाँ से करके। तो खैर, अब उसमें
अवेयरनेस की कमी और उसके एनालिसिस की सुविधा की भी कमी है। प्रयोगशालाएं नहीं है, तो प्रयोगशालाओं के लिए पहले उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर हम एक फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स अगर हम करें, जिसका प्रयास हुआ, आगे मामला नहीं बढ़ सका, अगर हम करें तो वो लड़के, उन लड़कों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलेगा, उन्हें बैंक से लोन मिलेगा, वो मज़े से व्यापार में जा सकते हैं, नौकरी में भी जा सकते हैं, और कहीं भी हम कोई दुकानदार हैं उनका ब्लैकमेलिंग भी नहीं होगा कि कोई इंस्पेक्टर आ करके हमें परेशान करे। हम वहाँ से ले करके मज़े से सर्टिफिकेट डेली हर एक बैच का हम ले सकते हैं, उससे 500 रुपया दे करके। तो क्या है कि वो न परेशान, न जो व्यापारी हैं उन्हें भी कष्ट नहीं होगा, और हम भी संतुष्ट होकर के कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। सवाल हमारा है कि अभी विश्वविद्यालय स्तर की अगर बात करेंगे, आप चूंकि पटना विश्वविद्यालय में भी आप रहे हैं, मुंगेर विश्वविद्यालय में भी आप वीसी रहे हैं, आप विश्वविद्यालय की हालत को देखकर क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो देख रहे हैं शैक्षणिक कार्य के लिए चाहे शोध करना हो या बाहर पढ़ाई करनी हो तो पलायन कंटिन्यू जारी है, रोजगार के लिए बात करेंगे तो पलायन जारी है। तो अभी पटना विश्वविद्यालय, जिसे हम खासकर पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते थे, अभी अगर देखा जाए तो एडमिशन के लिए फॉर्म निकलते हैं लेकिन सीटें खाली रह जाती है। तो ये जो एजुकेशनल जो एक तरह से पलायन है जो आप देख रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमें टीचिंग में, एग्जामिनेशन में और इवेल्युएशन में, तीनों में क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और टीचिंग में क्वालिटी तभी आएगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम जोड़ दें, लाइब्रेरी लेबोरेटरी को हम सुदृढ़ करें और सच में प्रैक्टिकल होने लगें। उसके लिए ग्रांट दें, वहाँ देखें कि इक्विपमेंट्स वगैरह है कि नहीं, केमिकल वगैरह है कि नहीं, लाइब्रेरी में देखें कि अपडेटिंग है कि नहीं। उसी तरीके से शिक्षक भी रहें। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एब्सेंटिज्म की है। चाहे वो हम नहीं कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के टीचर भी अभी आ रहे हैं और आए हैं, एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एब्सेंटिज्म बहुत बड़ी समस्या है। और परीक्षा में कदाचार को किस तरीके से पूरी तरह नियंत्रण में करें, इसके लिए पहले एक पहल हो चुकी थी, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। राजभवन की पहल पर एक कमेटी बनी थी, संयोग से आई वाज मेंटर ऑफ दैट कमेटी, और उसमें हम लोगों ने दिया था किस तरीके से टीचिंग लर्निंग इंटरफेस और MIS सबके समन्वय के साथ किस तरीके से टीचिंग क्वालिटी। और यस, इसका सफल प्रयोग 1 साल हुआ था बीएड के लिए भी। बीएड में CET कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट और चॉइस का मेरिट अलॉटमेंट, हम मनचाहा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं अगर हमारा मेरिट में नहीं आते हैं। और साथ साथ रियल टाइम डैशबोर्ड पर क्लास का अटेंडेंस पिक्चर अपलोड होकर के मॉनिटरिंग इतनी अच्छे से मैनेज हुआ 1 साल 19-20 में। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के UMIS हो, कंप्यूटराइजेशन हो, ICT के इंटरफेस से। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। एक सोच आई थी कि क्यों नहीं बिहार में IT पार्क डेवलप किया जाए, और उसमें प्रायोगिक तौर पर पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर के लिए हम लोगों ने का प्रस्ताव था, भागलपुर विश्वविद्यालय और बगल विश्वविद्यालय में, कि यहाँ कुछ एकड़ 25-50 एकड़ हम लोग सेल्फ कंटेन, हर एक तरह से वहाँ पर पावर बैकअप से लेकर रेसिडेंशियल लेकर सारी चीज़ रहे। और उसमें जो कंपनियाँ आवेंगी, IT कंपनियाँ, उस कंपनियों में हमारे लड़के इंटर्नशिप करें, और हम एक्ट में संशोधन करके हर एक विश्वविद्यालय में BTech कंप्यूटर साइंस या IT का कोर्स करें, संशोधन करके, और हमारे लड़के उसमें इंटर्नशिप करें। मामला कहाँ फंस गया? तो वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया, और पोस्ट सेंक्शन से लेकर के और भी अलग अलग है, लेकिन इसमें आगे करने का है। लेकिन उसमें हुआ क्या, उसमें फ़ायदा क्या होता कि जो बाहर जो एम्प्लॉयर हैं उनको कम पैसे में लड़के मिलते हैं, हमारे लड़कों को ही घर पर नौकरी करते, 3 बार आने में खर्च नहीं लाना पड़ता, छठ में बार आ रहे हैं ये नहीं करना। यहाँ क्या होता है कि वो जो ट्रेंड मैन पावर हमारा रहता है, यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन को भी देखता है, और वो हम कई तरीके से यहाँ पर एज एजुकेशनल एक्सपर्ट कहेंगे या फिर विश्वविद्यालय के या पूर्व VC के तौर पर पलायन को कैसे रोको? माइग्रेशन जो कंटिन्यू अभी जारी है उसको, चूँकि सरकार जिस फॉर्म में है अभी जो एक तरह से मैनिफेस्टो जो जारी की गई थी, उसमें पलायन सबसे बड़ा ये है कि हम उसको कैसे रोकें। तो शिक्षा को आप रोजगार से आप कैसे कनेक्ट करेंगे? जो वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है, वोकेशनल कोर्सेज हैं बिहार में, हम देख पा रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट सेल है वो डेड है। तो कंपनियां कैसे आएगी? आप कुछ संस्थानों को छोड़ दें तो बाकी जो है आपको NAC की ग्रेडिंग में भी फिसल ही रहा है। तो NAC की ग्रेडिंग भी बहुत बड़ा है, अभी UGC का जो फंड है उसमें कटौती हो रही है। तो तमाम चीज़ों को हम जोड़ कर देख रहे हैं तो चीज़ें वहीं ठहर जाती है कि इक्विपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, और सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो है टीचर्स की कमी। तो एज ए पूर्व VC आप क्या कहेंगे कि इन चीज़ों पर कितना फोकस होगा? देखिए,
अभी जो हम चूक कर रहे हैं, बिहार में जो वोकेशनल कोर्स के प्रति जो लगाव बढ़ा इधर कई दशकों में, उसमें यूजीसी के क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोगों ने नियुक्तियां हम लोग करने में सफल नहीं रह सके। और जितनी भी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए यूजीसी के हिसाब से, मैं यूजीसी के एक स्टैंडिंग कमेटी में हूँ भी, और मैं देखता हूँ वहाँ पर जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, तो यहाँ पर जब तक क्वालिटी टीचिंग हम ना करें, समय पर बिना पेंडिंग के रिजल्ट नहीं निकाले, क्वालिटी इवेल्युएशन नहीं करें, जो अच्छा लड़का है उससे अच्छा नंबर आवे बिना कोई प्रयास के, चोरी बिल्कुल ना हो, लड़के पढ़ने पर बाध्य हों और पढ़ने के बाद वो आश्वस्त हों कि हम कहीं ना कहीं कुछ जॉब कर सकते हैं या कहीं नौकरी या व्यापार कर सकते हैं। तो जब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ये विभिन्न गतिविधियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा अच्छा आया है कि आप स्थानीय तौर पर इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलेबोरेशन कर सकते हैं, कोलेबोरेटिव प्रोग्राम। आज मैं देख रहा था समाचार आपके यहाँ, मैं देख रहा था कि मत्स्य उत्पादन में मैं एक ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो रैंचिंग करते हैं, मछली का बीज देते हैं, बिहार से होकर गंगा गुजरती है, उसमें हम सीड नहीं देते हैं। सिफरी से हमारा एक कोलेबोरेशन वहाँ पर एमओयू हुआ भी था मुंगेर में, मामला आगे नहीं बढ़ सका। उसमें जितना भी है सब प्राइवेट पॉन्ड्स में या अलग जलाशय में हम मछली पालन करते हैं। और दूसरी चीज़ बताते हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, टाल इलाका में 4 महीने पानी रहता है, हम 4 महीने के लिए मछली की खेती कर सकते हैं। बहुत सारे ईंटे के भट्टे हैं जिसमें गड्ढे में 3-4 महीने पानी रहता है, 3-4 महीने के लिए मछली की खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें हम फ्यूचर के लिए कोर्स और फ्यूचर की आवश्यकता के लिए कोर्स ही नहीं, जॉब को असेसमेंट करके, और कोर्स बनाने में जब तक जॉब प्रोवाइडर को स्पेशल इन्वाइटिव बना करके हम बुलावे नहीं, चूंकि एक्ट में तो प्रावधान है नहीं, उन्हें नहीं बुलावे, उनकी आवश्यकता नहीं समझे, वो भी परेशान है कि हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल वाले लड़के आपके यहाँ से ग्रेजुएट है लेकिन सॉफ्ट स्किल नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल का किस तरीके से करें, परिवार टूट रहा है, तो परिवार में भी किस तरीके से फैमिली मैनेजमेंट का उस तरीके से करें कि आपस में मिलजुल के रहें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर कहा जाए तो जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है, अभी खासकर नई शिक्षा नीति, उसके तहत हम देख रहे हैं कि शिक्षा को अब कैसे रोजगार से जोड़ें। तो हम पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ बीआरए हो या तिलका मांझी हो, जहाँ भी हम देख पा रहे हैं जो रोजगार परक कोर्स है वो लॉन्च तो करा दिए गए। स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि 75% अटेंडेंस आपका मस्ट है, अगर आप नहीं आएंगे तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आने भी लगे, विश्वविद्यालय में उपस्थिति आपकी बढ़ गई, लेकिन विषयवार टीचर नहीं है, अब आपके यहाँ लैब नहीं है। ये चीज़ें जो है बीते दिनों की बात होगी, क्या लग रहा है 2025 से ये सफ़र शुरू होगा कि विश्वविद्यालय के अब पुराने दिन लौटेंगे, जब हम कहते थे कि हम बिहारी हैं और हर बिहारी गर्व से इटलाता था, ब्यूरोक्रेट्स जो है यहाँ से निकलते थे, यहाँ से निकले हुए जो है पॉलिटिशियन बनते थे, यहाँ से निकलने वाले साइंटिस्ट बनते थे। तो जो पुराने दिन हैं वो कब लौटने वाले हैं? देखिए, अब तो हमें लौटना पड़ेगा ही पुराने दिनों में, कि जिस समय पटना विश्वविद्यालय में अगर नाम लिखा गया तो लड़के कुछ नहीं तो वो लेक्चर तो बनेंगे ही, अगर चाहे तो आईएएस करेंगे ही। फिजिक्स है में, हिस्ट्री में नाम लिखा गया, आईएएस करना ही है, ऐसी संभावना रहती थी, ऐसी उम्मीद रहती थी गार्जियंस की। अभी हमें ध्यान देना होगा, आज से 6-7 महीना पहले यूजीसी ने एक रिमाइंडर चिट्ठी हर एक विश्वविद्यालय को भेजी है। एक गाइडलाइन है यूजीसी के वेब पोर्टल पर भी है, वो चिट्ठी है कि आप किस तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट करें, किस तरीके से अपग्रेड करते रहें। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे यहाँ हेकी का बिल आ रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में। उस समय जिस तरीके से छूट देने की बात है, जिस छूट किस लिए, आप पहले 30-35% ही ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में क्लास करने की सुविधा थी, अब उसको बढ़ाने की बात है। आपको छूट दी जा रही है कि आप दूसरे लोकल ही नहीं, आप विदेश में भी आप संस्थानों के साथ, वहाँ की सुविधाओं के साथ आदान प्रदान की सुविधा का लाभ लें और बच्चों की क्वालिटी बढ़ावे, उनका मनोबल बढ़ावे, उनकी क्षमता बढ़ावे। और इतना ही नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब आ रहे हैं विदेश से, अंतर्राष्ट्रीय दरवाज़ा खुल चुका है। आप जानते हैं बिहार में भी नज़र लगाए हुए हैं। तो बिहार के शीर्ष महाविद्यालयों को पहले ऑटोनोमस कॉलेज की तरफ ध्यान देना होगा, नैक के ग्रेडिंग की तरफ। नैक की व्यवस्था तुरंत बदलने वाली है, अभी प्रक्रिया चल रही है, उसमें बाइनरी सिस्टम में आ रहा है जल्दी। आप उसमें करके और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक विद्यार्थियों का पलायन भी नहीं वापस होगा। अच्छा सुझाव है आपका। हम चाहते हैं कि ये भी जरा बता दीजिए, तो हायर एजुकेशन की बात हो ही रही है, अब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो खासकर यहाँ से जेई करते हैं और अलग अलग कोर्स करने के बाद सोचते हैं कि हम जो है अब ये करें, लेकिन कोर्स बिहार में नहीं कर पाते हैं। मलाल इस बात का है कि कोटा
जो एक तरह से मिनी बिहार वहाँ बसता है कोटा में, टीचर बिहार के, बच्चे बिहार के, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कोटा का। वो कोटा जो मिनी बिहार है वो बिहार कब शिफ्ट होगा, यहाँ के बच्चे कब यहाँ जो है कोटा बनते देखेंगे? देखिए, ये तो विडम्बना है आपने जो कहा। इतना ही नहीं, बनारस में, बगल में बनारस में एक इंस्टीट्यूट, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, वो सारे पढ़ाने वाले और अधिकतर 80% 70% बिहार के ही लड़के रहते थे। फिर भी वहाँ करने क्यों जाते थे? अब हमें कारण तलाशना पड़ेगा कि बच्चे क्यों जा रहे हैं। समय पर परीक्षा नहीं, पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं, पढ़ाई की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं, पेंडिंग रिजल्ट निकलना, लड़कों का पलायन। मैं मुंगेर का भी बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। पहले साल नामांकन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातक में 17,000 कुछ हुआ। अगले साल जब 0 पेंडिंग हुआ, कोई पेंडिंग रिजल्ट नहीं, कोई चोरी नहीं, चोरी पर पूरा नियंत्रण होगा। वो समझिए कि 91% लड़के प्रोमोटेड हुए पार्ट 1 में, साइंस में रिजल्ट। तो ये समझिए कि जो स्थिति थी, उसके बावजूद अगले साल 38,200 लड़के एडमिशन लिए। क्यों हुआ? रिवर्स माइग्रेशन। चूंकि पेरेंट्स, लड़के जान गए थे कि समय पर रिजल्ट होगा, पेंडिंग नहीं होगा। नंबर 1, पढ़ाई शुरू हो गई, भरे लड़के कक्षा में कमी आते हैं, कक्षाएं होने लगी। तो ये सुधार, ये सारी इन बातों पर ध्यान देना होगा कि कक्षाएं हो, एब्सेंटीज्म ना हो, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। अक्सर होता है कि शिक्षक बंधु हमारे सब क्वालिफाइड है, 2 लड़के आए 4 रहते हो तो आलस में आ जाता है कि क्लास ले नहीं ले। एक भी अगर है, नहीं भी है, कक्षाएं आप ले, उन्हें एब्सेंट करें। चलिए, ये आखिरी सवाल सर आपसे। राजभवन के संपर्क में आप रहते हैं और जो कुलाधिपति हैं उनके यहाँ भी कार्यक्रम में आप लगातार भाग लेते रहते हैं, शिक्षा विभाग की बैठकों में भी आप भाग लेते रहे हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को आप? 3 पॉइंट हम चाहते हैं नट सेल में, जिस पॉइंट पर आपको लगता है कि अगला जो ये 5 साल होगा, इस 5 साल पर अगर सरकार अगर इन चीज़ों पर फोकस करे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वो लगता है कि मतलब किसी हम बिहार नहीं बल्कि हम किसी डेवलप कोई स्टेट या कंट्री में हम मौजूद हैं, ऐसा लगे। देखिए, सबसे पहले हमें एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टास्क फोर्स हाई पावर बनाना होगा जो सही रियल टाइम उसका मॉनिटरिंग करेगा। दूसरी चीज़ है कि हमें नियामक बोर्ड का भी गठन करना होगा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश वगैरह में भी है, कई प्रांतों में है, जिसमें सिर्फ गुणवत्ता ही नियामक नहीं बल्कि फ़ी के भी नियामक, जैसे आप वोकेशनल कोर्स की बोल रहे थे, वो नियामक बोर्ड का गठन करना होगा। तीसरा, हमें प्लान करना होगा, होलिस्टिक प्लान 5 साल के लिए, विजन बना करके इंस्टीट्यूशन वाइज, विश्वविद्यालय के तौर पर वाइज भी, किस तरीके से बच्चे इतने पढ़ लें कि उन्हें कोचिंग के लिए अलग से व्यवस्था ना करनी पड़े, और बच्चे मनोबल, चूँकि बच्चा अगर आज एक कदाचार में लिप्त रहता है, कल होकर के वो भ्रष्टाचारी होने में संकोच नहीं करेगा। तो कदाचार को हम प्रोत्साहन देके भविष्य के लिए भ्रष्टाचारी हम बना रहे हैं। तो ये इन सारी बातों पर ध्यान दे करके हमें बिल्कुल एब्सेंटेजिज्म से छुटकारा पाना होगा। ये 3 जो आपने कहा, उसमें एनईपी के साथ नियामक बोर्ड, वहाँ पर सारी चीज़ें और विजन। एक और चीज़ आप नहीं चाहें कि चूँकि डबल इंजन की सरकार है और काफ़ी उम्मीदें हैं, जो युवा हैं उनकी उम्मीदें तो खास तौर पर परवान पर है भी, तो आप नहीं चाहें कोई शिक्षा सुधार बोर्ड टाइप की कुछ चीज़ें काम करे जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर हों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, और इसके अलावा साइंटिस्ट हों, इसके अलावा पूर्व वीसी हों, तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनका एक पैनल काम करे? देखिए, ऐसी एक समिति, मैंने जो तीसरी बात कही, मेरा ध्यान इशारा उसी के तरफ था। अगर ऐसी कोई समिति बने जो बिना कोई राजनीति के सिर्फ शिक्षा के उन्नयन, स्तर के उन्नयन, शोध के उन्नयन और बिहार की गरिमा को पुराने स्तर पर लाने के लिए अपना विजन स्टेटमेंट तैयार करेगा, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के, कॉलेजों के साथ मिलकर, कॉलेज का हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे जो क्लस्टर कॉलेज और इस तरीके से जो कंसेप्ट है, उसके लिए जिला लेवल पर विजन बनावेगा कि हर एक तरह की सुविधा हो। विश्वविद्यालय स्तर पर विजन बनावेगा, नहीं बनवावेगा, और शिक्षकों की सहभागिता के साथ बनावेगा, और उसके लिए वहाँ पर फाइनेंस के साथ सारी कार्य योजना बना करके मैं समझता हूँ कि सरकार, अपेक्षा करता हूँ कि सरकार इसमें ज़रूर कुछ करेगी। और माननीय कुलाधिपति, मैं उनके सलाहकार समिति में 5 साल था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। तो टैलेंट, डिटर्मिनेशन और विज़न, ये तीनों फैक्टर काम करेगा। प्रोफेसर रणजीत वर्मा बता रहे थे, और इन्होंने जो जानकारी दी है, इससे अगर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से अगला जो 5 साल होगा वो बिहार के लिए सुनहरा होगा, और जो यहाँ के युवा हैं ना वो पलायन करेंगे और ना ही इन्हें
नौकरी की दरकार होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।